नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसिद्ध लेखन। दोस्तों, आज हम आए हैं भाईंदर पश्चिम स्थित उत्तम दावगी, जहां पे एक नशा मुक्ति केंद्र है। उस केंद्र पे आपको लेके आए हैं। यहाँ पे जो नशा मुक्ति केंद्र की जो करता है, जो फाउंडर है अनीता कारंडे जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। की जो फाउंडर है अनीता जी, ये हमारे साथ मौजूद है और इस नशा मुक्ति केंद्र में किस तरीके से जो कार्य होता है उस बारे में हम अनीता जी से बात करेंगे। नमस्ते अनीता। नमस्ते सर जी। अनीता जी, आप ये बताइए कि इस नशा मुक्ति केंद्र की आप शुरुआत कहां से हुई, ये बताइए। वैसे तो शुरुआत 2012 से हुई थी। मैं नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग का काम कर रही थी। बहुत सारे जो लोग मेरे यहाँ पर आते थे उनकी परेशानियां लेकर, तो उनको मैं काउंसलिंग उनका करती थी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर मुझे रिहाब सेंटर के भी ज्यादा करके मुझे लीड्स आने लगे या फिर प्रॉब्लम्स आने लगे। तो फिर मैंने देखा है रिहाब सेंटर क्या होता है, इसके लिए मैंने रिहाब सेंटर का सर्वे करने के लिए शुरू किया। रिहाब सेंटर का जब मैंने सर्वे करने के लिए शुरू किया तो फिर वो मैंने देखा कि जेंट्स लोगों का रिहाब सेंटर है, लेकिन लेडीज लोगों का भी दिक्कत आती थी, प्रॉब्लम आती थी कि वो लोग भी, लेडीज लोग भी नशा कर रही है। तो मैंने उस हिसाब से, अगर मैं खुद महिला हूँ तो फिर मैं महिलाओं के लिए कुछ काम करती हूँ, उनके सुधार के लिए कुछ काम करती हूँ। इसके लिए मैंने यादनिका फाउंडेशन, ये लेडीज रिहाब सेंटर मैंने ओपन किया 2017 में। तो आपकी शुरुआत जो 2017 से हुई और अभी तक ये जर्नी, आप एक समाज को एक नशे से मुक्त करने का एक अभियान चला रही है, ये काबिले तारीफ है एक महिला होकर। अभी मैडम, आपको ये पूछना है तो कि आप एक महिला होकर एक नशेड़ियों के साथ में काम करती है। आपको जानते हैं कि एक नशेड़ी कैसे होते हैं, अगर उनको समय पे अगर कुछ नहीं मिले तो एकदम पूरा हाइपर हो जाते हैं, एकदम हिंसक हो जाते हैं। आप कैसे हैंडल कर लेती है, ये मेरे को ताजुब हो रहा है, एक महिला हो क्या। जब उनको हम पिकअप कर लेते या फिर कोई भी नशेबाज हमारे यहाँ पर आता है तो अपने को 4-5 दिन तो हमें बहुत परेशानी होती है। वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, हाथापाई करते हैं। तो उनका हम काउंसलिंग के जरिए, फिर मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर के जरिए, उनको हम डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करते हैं। उनको बहुत प्यार से हमको हैंडल करना पड़ता है। कभी कभी हेलोनेशंस में हो जाते हैं, तभी हमको दिन रात कभी उनके पीछे जागना भी पड़ता है ताकि वो कुछ करके ना ले। बहुत तभी हेक्टिक हमारा बोलते ना टाइम हो जाता है कि उन पर फुल हमको फोकस करना रहता है, क्योंकि वो उस दौर से निकल जाएगा, लेकिन वो समय हमको बहुत जागरूक रहना पड़ता है। इस तरीके से हम उनको हैंडल करते हैं। तो वही आप जो बता रही कि जो स्टार्ट का जो समय रहता है काफी डेंजर समय रहता है। डेंजर समय रहता है, क्या कि कोई नशेबाज जो रहते हैं ना, अगर समय पे नशा नहीं मिले तो कुछ भी कर लेते हैं, जैसे मैडम बोलते हैं। तो ये एक काफी डिफिकल्ट स्टार्ट का समय रहता है मैडम के लिए। मैडम, अभी ये जो आपके दो सहयोगी है, आप अपना नाम बताइए मैडम। अंजलि जायसवाल। अंजलि जायसवाल। आप मैडम? ज्योति देवपते। तो ये ज्योति मैडम और अंजलि मैडम की सहायक है और इस नशा मुक्ति केंद्र में जो सेवा का अपना कार्य दे रही है। हम उनसे अपने अनुभव पूछेंगे कि किस तरीके का आप मैडम के साथ में काम करने के बाद में आपको अनुभव हुआ, से मानव सेवा का अनुभव। बराबर ना, एक सेवा ही है, मानव सेवा ही है, बहुत बड़ी बात है। तो आपसे शुरुआत करूंगा मैं। मैडम के साथ काम करके 1 साल हो गया। मुझे मैडम का बिहेवियर, पेशेंट को हैंडल करना पोलाइटली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ट्राई करूँ कि मैं मैडम से ये सारी चीजें सीखूं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ऐसा था कि मैं कुछ किसी के लिए कुछ ऐसा करूं कि मतलब मेरा तो ठीक है, मैं जी रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि कोई और भी जिए। तो मैंने मैडम से जीने का तरीका सीखा। तो मैं यहाँ पे यही कोशिश करती हूँ कि जो पेशेंट्स आते हैं उनको यही सिखाती हूँ कि तुम ठीक हो सकते हो और फिर से अपनी जिंदगी फिर से जी सकते हो। तो मैं उनको टेक केयर करने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ। और बाकी जो है, मुझे अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं मैडम से गाइडलाइन ले लेती हूँ। जी जी। तो आप देख ले, जो अंजलि मैडम है, ये यानी कि कैसे जो एक नशेबाज आदमी को आगे की जिंदगी एक नई शुरुआत करनी चाहिए, वो एक तो हमारे साथ अनीता कारंडे जी की जो एक और सहयोगी है ज्योति मैडम, उनसे उनका 8 साल से मैं उनके साथ हूँ। जैसे ये चालू हुआ है तभी से मैं उनके साथ ही हूँ और मुझे उनके साथ काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब कैसे, मैं पहले एकदम मतलब नॉर्मल ये करती थी, मतलब डरती थी, लेकिन अभी 2-3 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम के साथ बहुत एक्टिव हो गई मैं।
और बच्चों ये मुझे पहली बार मैं जब इधर आई, मतलब काम के लिए, तभी मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि लड़कियां इतना ये करती है, ड्रग्स, नशा, एमडी, ये सब बच्चों के टाइम बच्चों से मालूम पड़ता था कि वो बच्चे करते हैं, लेकिन लेडीज करती है ये मुझे मालूम नहीं था। मैं एकदम शॉक हो गई, मैं बोली लेडीज करती है। और मैडम ने मेरे को पहली बार मिली ना, तभी मेरे को बोले थे कि मैडम उधर लेडीज वगैरह है, लेकिन इतना इतना ये होगा ऐसा नहीं मालूम था। जब भी इधर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग कैसे नशा करके पिकअप पे ले जाते थे। हम लोग पिकअप पे मतलब पैसे मारते थे, धक्का देते थे, गाड़ी में चढ़ के भी लात मार के गिराते थे हम लोगों को, इतना हमने ये किया है। लेकिन बाद में तभी कैसे नए नए थे, हमको इतना मालूम नहीं था कि कैसे लोग रहेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा कुछ मालूम नहीं था। अभी जैसे जैसे बढ़ते गया तभी मालूम पड़ा कि इनका पिकअप कैसे करने का है, कैसा इनको ट्रीटमेंट देने का, सब तभी से मालूम पड़ा है, एक अनुभव मिला। और उसके बाद हमने इतना मतलब प्यार से भी रखते हैं, ऐसा मार के वगैरह वो क्या सुधरने वाले नहीं है। बच्चे माँ बाप के पास नहीं सुधरे तो हम लोग, वो तो मार के भी सुधरते हैं, लेकिन हम लोग मार के क्या फायदा, उनको ऐसे नहीं सुधरते। तो हम मारते भी नहीं है, लेकिन प्यार से रखते हैं। इसके लिए तो बच्चे हमारे ऊपर इतना प्यार करते हैं, ऐसा राह देखते रहते हैं गेट के ऊपर कि कभी आएंगे सब। अनीता कारंडी जी से एक और हम सवाल पूछेंगे। मैडम, आप जो इन नशेबाज जो लोग रहते हैं उनको सुधारने में, अपने सुधार गृह में लेके आती है, तो हम आपको ये पूछना चाहेंगे उनका दिनचर्या कैसा रहता है, सुबह से शाम तक किस तरीके से आप उनके साथ में अपना जो एक सुधार का कार्यक्रम चलाती है या एक तरीका चलाती है, वो हमको बताइए जरा। देखिए, कोई भी आता है पेशेंट तो पहले तो खुद के आपे में नहीं रहता है, जी। तो उसको थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं, या थोड़े से घुल मिलने के लिए थोड़ा समय लगता है। फिर एक बार उसका पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन ही शुरू कर देते हैं, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट या फिजिशियन ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, इस जरिए हमको वो करवाते हैं। फिर उसको धीरे धीरे उसको पहले हम पूरा टोटली रेस्ट करने के लिए देते हैं, क्योंकि उसको रेस्ट की तभी बहुत जरूरत होती है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम हमारे एक्टिविटीज में उसको शामिल कर देते हैं। यहाँ पर उनको हर तरीके के हम उनको एक्टिविटीज देते हैं, ताकि उनको ये फील होवे कि हम बिना नशे के भी इतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं या रह सकते हैं। वो जो पेशेंट आते हैं, हम उनको पहले तो पेशेंट हम नहीं मानते, हमारे बच्चे मानते हैं उनको। और जो आ गया उस बच्चे में, हर एक बच्चे में देखती हूँ मैं, बहुत हुनर या टैलेंट भरा हुआ होता है। कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा ड्राइंग करता है, कोई अच्छा सिंगिंग करता है, कोई अच्छा स्पीच देता है, वक्तृत्व अच्छा कर लेता है, कोई अच्छा खेलता है, कुछ उसके अलग अलग वो फील्ड में बहुत माहिर है। लेकिन शायद मुझे लगता है उसको किसी ने उनके या घर वालों ने उनका हुनर नहीं देखा, तो उनका हर एक हुनर को हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पर उनको ड्राइंग का भी हम एक्टिविटीज देते हैं, सिंगिंग का एक्टिविटीज देते हैं, डांसिंग का एक्टिविटीज देते हैं, हम उनका रिफ्लेक्शन देते हैं। जैसे कि आपको जो दिन भर में आपके मन में जो भी ख्याल आते हैं या जो भी है, तो उसको लिखने के लिए हम उनको देते हैं। उनको किस तरीके से फील होता है, महसूस होता है, वो काउंसलिंग के जरिए शेयरिंग के लिए उनको बताते कि आपके दिल में क्या क्या है, किसके जरिए या फिर किसके लिए आपके मन में मन मुटाव है या डिप्रेशन है या कौन सी ऐसी बात है उस वजह से आपने नशे को हाथ में लिया। तो वो जो दिल में कचरा है, दिमाग में कचरा है, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। वो उस एक्टिविटीज के जरिए ही निकल सकता है, ताकि नहीं तो फिर वो कचरा लेकर घर पर जाएगा तो वही नशे के ही आदी हो जाएगा। उसके लिए जो भी हम उनको वही बोलते हैं कि इधर जो है ना, आपका पूरा दिल का, दिमाग का गंदगी कचरा सब निकाल दो और शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर खुश रहना सीखो। यहाँ पर इसी तरीके से सुबह जैसे उठेंगे तो पहले हम उनको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। प्रार्थना होने के बाद उनको ब्रेकफास्ट होता है, 9-10 बजे उनका ब्रेकफास्ट होता है। फिर उनका खुद का क्लीनिंग होता है, कपड़े धोना, बर्तन घिसना या जो भी है, उनका स्नान करना, ये सारी चीजें होती है। फिर उनका दोपहर में 1 या 2 बजे उनका लंच होता है। उसके बाद में उनका थोड़ा रेस्ट टाइम होता है। उसके बाद में उनके जो आउटडोर्स गेम्स है या इंडोर्स गेम है, कैरम खेलना, बैडमिंटन खेलना, इधर पकड़ा पकड़ी खेलना, ये सारे हम गेम इधर उनको खिलाते हैं। फिर वो होने के बाद 1 या 2 घंटा उनको टीवी देखने के लिए देते हैं। फिर शाम का चाय नाश्ता वो हो जाता है। जैसे शाम हो जाती है फिर से उनको मेडिटेशन 1 घंटा होता है, प्रार्थना होती है, फिर लेक्चर्स होते हैं, फिर शेयरिंग्स होते हैं, फिर जो गेम रहेंगे, किसी का डांसिंग करना है, किसी को गाना गाना है, कुछ गेम के संगीत कुर्सी खेलनी है या गरबा, डांडिया, ये सारी उनकी एक्टिविटीज में हम उनको इतना बिजी करते हैं कि उनको सुबह कभी हुई, रात कभी हुई,
तो उनको पता ही नहीं चलता। यहाँ पर बच्चे 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने भी रहते, फिर बोलते हमको तो पता ही नहीं चला। और जो बाहर उनके यहाँ पर रहते तो उनको एक-एक समय, एक-एक दिन भी उनको बहुत 1 साल लगता है, और यहाँ पर 6 महीने भी रहेंगे या 2-3 महीने भी रहेंगे तो बोले अरे अभी तो हम आए थे और अभी हम जा रहे हैं। तो उनको इतना खुशियों से हम भर देते हैं कि, और हम उनको वही बोलते हैं कि यहाँ पर जो आपको खुशी मिलती है या फिर जो आपने यहाँ पर कुछ सीखा है, उसी टैलेंट को या फिर उसी हुनर को लेकर आप लेकर चलेंगे तो आपको नशे का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपने एक शब्द बोला शेयरिंग, आपके दिनचर्या में जो आपने बोला कि हम शेयरिंग करते हैं, ये शेयरिंग क्या चीज है? शेयरिंग करना यानी जो दिन भर अभी जैसे नशा करके बच्चे आते हैं तो उनको मोस्ट ऑफ ना, हमें भी, इवन हम जो नॉर्मल है या हम एडिक्टेड नहीं है तो फिर भी हमारे दिन भर में जो भी कुछ अपनी घटनाएं घटती है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो वहां पर रहता है। किसी की कोई चीज अपने को या कोई बात अपने को दिल को लगती है, किसी को हम बोल देते हैं या कोई हमें बोल देता है, वो दिमाग में दिल में लग जाती है। तो उसी चीज को अगर हम दिन में 24 घंटे में एक बार उसको शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल का कचरा निकलना जरूरी है। क्योंकि अगर हम रोज स्नान करते हैं शरीर को स्वच्छ करने के लिए तो वैसे अपने मन पर भी मेल चढ़ता है। यानी कि मन की बात पूरा एक दूसरे से बताते हैं। हाँ हाँ, आज मेरे साथ ये हो गया, हुआ, मुझे ये ख्याल आया, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो उस पर हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो उसने तो हमको वही झगड़ा करना है, वही मन मुटाव करना है, एक दूसरे से बात नहीं करना, यही करके जाएंगे तो वही कचरा हम जमा करते जाएंगे। तो एक प्रकार से उस मरीज का जो एक निचोड़ आपके सामने आ जाता है। हम उनको यहाँ पर मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से हम उनको पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं। जी। और उनको शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं। यही हम यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके यहाँ पे कोई मरीज आ गया बराबर, और ठीक होके अच्छे से चला गया, और फिर समझो स्लीप हो गया, वापस नशा करने लग गया, तो फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? तो उनके फैमिली ने अगर हमको फोन किया कि आप उसको फिर से उसने नशा कर लिया है, तो फिर से हम उसको रीएडमिशन लेते हैं, फिर से हमको उसको फिर से वही प्रोग्राम देना शुरू कर देते हैं, उसको उसी प्रोग्राम में डालते हैं, और हो जाता है ऐसा, ठीक हो जाता है। कोई स्लीप हो जाती है, जैसे अभी आपने कहा, तो स्लीप हो जाएंगे तो फिर से यहाँ पर आएंगे तो उन पर हम फिर से हम प्रोग्राम उनको नार्कोटिक्स एनोनिमस का, अल्कोहल एनोनिमस का उनको प्रोग्राम फिर से हम देते हैं। तो उससे पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं? हो जाता है, कभी जल्दी, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को थोड़ा देरी से होता है, लेकिन होता है, ऐसा है। नॉर्मल फिर से अपना जीवन जीने लगता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जो मैंने उनको ठीक किया, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी की बोलते हैं ना, वो एहसास होता है कि मैंने जीवन में आकर किसी की तो जिंदगी मैंने संवार दी। बहुत है, किसी की जिंदगी संवार दी, ये अनीता कालंडे मैडम का शब्द है। ये शब्द एक कार्यकर्ता के रूप में जो अपना इतना ये जो कार्य चला रही है, एक आत्म संतुष्टि के लिए। अनीता जी, अभी आप, ये आपके सहयोगी ने जो बताया कि काफी साल हो गए, वर्षों हो गए, आप इन नशेड़ियों का जो नशा छुड़ाने के लिए जो एक मानव सेवा कार्य कर रही है, एक अंदाजन आप मेरे को बताइए कि लगभग कितने लोगों को आपने नई जिंदगी दी है? वैसे मैंने आपको यही बताया कि देखा जाए तो मैं 2012 से इस फील्ड में काम कर रही हूँ मैं जी। हजारों लड़के लड़कियां को मैंने अच्छा किया है, उनको अच्छी लाइन दी है, गाइडलाइन वगैरह किए हैं। और अभी यहाँ पर तो रेसिडेंशियली रहता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर, यहाँ से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो लगभग मैंने 3 से 4 हजार बच्चों को यहाँ से मैंने ठीक करके उनको भेजा है। वहां पर भी बाइंदर ईस्ट में भी मेरा ऑफिस है, वहां पर भी काउंसलिंग का काम होता है, यहाँ पर भी काउंसलिंग का काम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का यहाँ पर भी काम होता है। तो इसी तरीके से हमारा काम चालू ही है, ऐसा कुछ ही नहीं है। और खास करके अभी इस साल में मुझे महाराष्ट्र शासन का लड़कियों का रिहैब सेंटर चलाते हैं, इसके लिए मुझे महाराष्ट्र शासन से 11 लाख का मुझे पुरस्कार भी मिला है, बख्शिश मिला है उसका, महाराष्ट्र सरकार का मिला है, अच्छे काम के लिए। बराबर। और लोकल एनजीओ से भी आपको तो कुछ नहीं वैसा कुछ मुझे मिला नहीं, लेकिन सरकार से तो मुझे मिला, सरकार से मिला। लेकिन सम्मान मिलता है, जरूर सम्मान मिलता है मुझे। अभी ये जो समाज में मुझे एक समाज सुधारिका या समाज सेविका इस नाम से मुझे जाना जाता है, मुझे सम्मानित किया जाता है। मुझे बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग वगैरह है उनसे भी मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। अपने यादनिका फाउंडेशन को बहुत सारी प्रशंसा मिलती है कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही है, या फिर ये खाने का काम नहीं है, बहुत उसके लिए डेडिकेशन लगता है, जिद लगती है, बहुत हार्ड वर्किंग का काम है, डेंजर काम है, इसमें आपकी जान को भी खतरा है, लेकिन मैं जो ऊपर वाले का मुझे आशीर्वाद है और मैं समाज के लिए कुछ अच्छा देना चाहती हूँ, इसलिए मैं डट के उसमें काम कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल डट के काम कर। तो मैडम ने अपना अनुभव बताया, आप देख सकते हैं एक महिला होके इस तरीके का समाज सुधार का, जो एक समाज एक नॉर्मल जिंदगी की राह भटक के एक अलग ही नशे की दुनिया में चली जाती है, ऐसे समाज सुधार का जो मैडम काम कर रही है, हमारी जो चैनल है प्रसिद्ध लेखन की ओर से
हम आपको मैडम आप आगे बढ़ते रहिए और समाज सुधार करते रहिए और इस समाज को नशा मुक्त करते रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो जी। मच सर।